ऑनर की एपिसोड 7 की शुरुआत में मिंसू सोनवा को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लेकर आई। होश में आते ही सोनवा समझ चुकी थी मिंसू से मारने के इरादे से यहाँ लेकर आई, बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांगी, मगर मिंसू के साथ पास्ट में जो कुछ भी बुरा हुआ उस सब का जिम्मेदार उसने सोनवा को ठहराया। माफ करने के लिए नहीं लेकर आई, जबरदस्ती उसे एक ड्रग इंजेक्ट किया जिसकी ओवरडोज की वजह से सोनवा की मौत हो जाती है। मिंसू जल्दी से घर वापस आई, तब तक रायोंग भी वापस आ चुकी थी। अपनी हुडी और मास्क छुपाकर तब कमरे से बाहर निकली। रायोंग ने पूछा, सोनवा से राब्ता नहीं हो पा रहा, क्या तुम्हें पता है सोनवा कहाँ हो सकती है? मिंसू ने बताया, जब भी सोनवा को कहीं भागना होता है वो एक जगह जाकर छुपती है। बचपन में उस जगह पर अक्सर हम दोनों साथ जाया करते थे। सुबह रायोंग को उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लेकर आई। इसी बीच हम देख पाए मिंसू उसे नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। सोनवा को ना पाकर रायोंग ने फिर से एक दफा उसे कॉल मिलाई। आवाज इनके ऊपर वाले फ्लोर से आई जहाँ इन्हें सोनवा की लाश मिली। जल्दी पुलिस को बुलाया गया। मिंसू को वहाँ देखकर जिद परेशान हुआ, पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनेक्टिंग ऐप की वजह से दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। मिंसू ने भी उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। इन्हें किसी कार की डैश कैम फुटेज मिली जिससे पता चला सोनवा को मारने के पीछे ग्रीन हुडी वाला आदमी है। जिनको याद आया जेयोल ने इसी आदमी को ढूंढने की जिम्मेदारी उसे दी थी। मिंसू को वहाँ खड़ा देखकर जिनका शक उस पर गया, कहीं सब के पीछे इसका हाथ तो नहीं। लकीली बिल्डिंग के पास खाली पड़ा हुआ सिरिंज भी मिला। बड़े ध्यान से सिरिंज को अपनी पॉकेट में डाला। सुनग्यो ने कहा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जिन ने कहा, मैं बस अपनी सिगरेट उठा रहा था। इधर सुनग्यो ने रायोंग से पूछा, आखिर सब कुछ चल क्या रहा है? तुम तीनों मुझसे क्या छुपा रही हो? मुझे ये डर है कहीं ह्योजन को नुकसान न पहुँचे। रायोंग के मुँह से निकला, पुलिस में कोई ऐसा है जो इस सब में शामिल है? और कुछ भी बता न पाई। तीनों सोनवा की मौत से काफी ज्यादा उदास थी। इन्हें लगा सोनवा की मौत के पीछे कनेक्टेड का हाथ है और रिपोर्टरी का लैपटॉप भी उनके हाथ लग गया है। रायोंग ने ह्योजन से कहा, सोनग्यो को सब कुछ सच बता दो। कौन सा पुलिस वाला कनेक्टेड की मदद कर रहा है, ये पता लगाने में वो हमारी मदद कर सकता है। ह्योजन ने कहा, मुझे नहीं लगता मैं उसे सच बता पाऊँ, क्या पता हमारी तलाक हो जाए। बताया, मुझे लगता है ये बच्चा रिपोर्टरी का है। मुझे नहीं लगता सोनग्यो मुझे माफ करेगा। ये बोलकर वो रोने लगी। ह्योजन घर वापस आए, देखा सोनग्यो वापस आ चुका था। 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था ह्योजन ने सब कुछ बताया, साथ में कनेक्टेड ऐप के बारे में बताया। सोनग्यो हमेशा कहता था, तुम मुझ पर यकीन नहीं करती इसलिए बातें छुपाती हो। इसी बात का जवाब देते हुए ह्योजन ने कहा, इस बात को तुमसे छुपाने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। ये सब कुछ अगर सिर्फ मेरे साथ हुआ होता तो मैं कब का तुम्हें ये सब कुछ बता देती, लेकिन इसमें मेरी दोस्ती भी शामिल थी। यह हम तीनों का राज था। मैं ऐसा दुख तुमसे बयान नहीं कर सकती थी जो मेरा नहीं है। सोनग्यो उसके जज्बात को समझ सकता था। दूसरी तरफ तेजू के साथ जब जय अपनी माँ से मिली, बताया वो तेजू से शादी करने को तैयार है मगर एक शर्त पर। कहा, मैं हेल को पूरा छोड़ दूंगी, यहाँ तक कि एलन जे फॉर्म को इंडिपेंडेंट बनाऊंगी। माँ ने जब ये देखा तेजू भी उसका पूरा पूरा साथ दे रहा है, ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस मुलाकात के बाद शिंजे ने तेजू को बताया, माँ ने कभी भी हार नहीं मानी। मुझे हमेशा इसी तरह कैद किया गया, मैं हर बार लड़ती रही, हर बार की तरह इस बार भी लड़ूंगी। थोड़ी देर बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आए। रायोंग योनही से मिली। योनही उसकी मदद करने को तैयार न थी। रायोंग को उसे कनेक्टेड ऐप के बारे में सब कुछ बताना पड़ा। कहा, जेयोल का मोबाइल इसीलिए क्लोन करने का कहा था ताकि उसके खिलाफ सबूत मिल पाए जिससे साबित हो जाएगा वही इस ऐप के पीछे है। ये भी बताया, तुम्हारे पास ऑटोप्सी के लिए जिस लड़की की लाश आई उसे भी मारने वाला जेयोल है। रायोंग से मिलने के बाद अब उसे सोनवा की ऑटोप्सी करनी थी। सोनवा की जगह अपना आप दिखाई दिया। वो काफी ज्यादा खौफजदा हुई। इसका हाल भी सोनवा जैसा ना हो इसलिए अपनी बेटी के साथ भागने के बारे में सोचा। जेयोल से मिलने जंगhyun आया था। जंगhyun ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, तुमने कहा था तुम्हारी ऐप की सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता रिपोर्टर ई का लैपटॉप किसने चुराया। जंगhyun को ये डर था लैपटॉप में इन जैसे सभी वीआईपीज के कारनामे हैं, वो किसी के हाथ लग गया तो इन सब वीआईपीज की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जेयोल ने कहा, जिस किसी ने भी लैपटॉप चुराया उसे हम ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ जिनको सिरिंज पर मिंसू के फिंगरप्रिंट्स मिले, मालूम हो गया हुडी वाली लड़की वही है और उसी ने ही लैपटॉप चुराया। दिन दिहाड़े मिंसू को किडनैप करके जेयोल के पास लाया जाता है। उसी ने मिंसू को जासूस बनाकर भेजा था, लेकिन अब वो उसे ही धोखा दे रही है, अपने किसी प्लान पर काम कर रही है। वो बार बार लैपटॉप के बारे में पूछने लगा। जवाब न मिलने पर उस बेचारे को खूब पीटा और फिर से पूछने लगा। मिंसू ने लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं बताया, मगर हाँ ये बता दिया, तुम्हारा कनेक्टेड के साथ क्या ताल्लुक है, इस बात को साबित करने के लिए तुम्हारी बीवी रायोंग के साथ मिलकर तुम्हारे मोबाइल का डेटा चुराना चाहती है। क्या पता डेटा उनके हाथ लग भी चुका हो। जेयोल को गुस्सा आया। कहा, वो दोनों मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मिंसू के चेहरे पर गहरा कट लगाया। रायोंग, शिंजे और ह्योजन एक कब्र के पास खड़ी थी।
थी। रायोंग के बच्चे की कब्र के पास जेयोल की ज्यादती करने के बाद रायोंग उसके बच्चे की माँ बनी थी। बच्चा मरा नहीं था बल्कि रायोंग ने उसे अडॉप्शन के लिए दिया था। बच्चे की याद में वो एक नेकलेस पहनती है जो आज उसने उतार कर उस कब्र पे रखा। रायोंग सोचने लगी क्या होता अगर मैं अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए ना देती। अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए दिया, इस बात को लेकर रायोंग बुरा महसूस कर रही थी। शिनजे ने उसका दर्द कम करने के लिए कहा उस वक्त तुम सिर्फ 21 साल की थी, तुम अकेले ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती थी। दोनों उस रात उसे बचाने आई थी। इस बात के लिए रायोंग ने उनका शुक्रिया अदा किया। ह्योजन ने कहा अगर वक्त दोबारा पीछे चला जाए तो तब भी मैं दोबारा यही फैसला करूंगी। जेयोल ने मिन्सू को छोड़ दिया था। जेयोल ने जो चीज हाथ में पहनकर मिन्सू को पीटा था वो चुपके से मिन्सू अपने साथ ले आई थी। काम से घर आते ही योनही अपनी बेटी के साथ उसी वक्त भाग जाना चाहती थी, लेकिन बेटी जाने को तैयार न थी क्योंकि वो अपने बाप को अच्छे से जानती है। कहा इस पूरे टाइम आप मुझसे छुपाते रहे हो लेकिन मुझे सब कुछ पता है। कैसे पापा आपको बंद कमरे में मारते हैं मुझे सब कुछ पता है। कुछ नजरअंदाज करके अच्छी बेटी बनती रही ताकि मेरी वजह से आपको नुकसान न पहुँचे। ये कहकर अपनी माँ से नाराज होकर घर से बाहर निकल आई। अपने उस दोस्त को मैसेज किया जिसके साथ वो हमेशा अपना दुख दर्द शेयर करती है। यूं ही घर से निकल पाती इससे पहले जेयोल की गाड़ी को घर की तरफ आते देखा। सोनवा के गुजर जाने के बाद इन्हें कनेक्टिंग के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई और विक्टिम चाहिए थी। ह्योजन और सुनक्यो ने मिलकर एक विक्टिम को ढूंढ लिया। इस लड़की के केस को कुछ टाइम पहले जेयोल ने सस्पेंड किया था। इसे भी कनेक्टिंग की तरफ से एक्सपर्ट किया जा रहा होगा। 3 दिन से इस लड़की का नहीं पता। इसकी आखिरी फोन लोकेशन से पता चला वो किसी मैकन नामी होटल में ठहरी थी। ह्योजन उसी होटल में आई। मैनेजर से बात करते हुए कहा मेरी क्लाइंट आपके होटल में गेस्ट के तौर पर रह रही है, उसकी सेफ्टी के बारे में पता लगाना था। मैनेजर ने जाकर चेक करवाया। इसी बीच हम देख पाए स्टाफ के एक मेंबर के मोबाइल में कनेक्टिंग ऐप थी। इन तीनों के पिक्चर्स के साथ सारी इन्फॉर्मेशन भेजकर पहले ही खबरदार कर दिया गया था। मैनेजर ने इसी लड़के को उस विक्टिम के बारे में चेक करने का कहा। मैनेजर अपने रूम में नहीं था। मौका देखकर ह्योजन ने उसके कंप्यूटर में से विक्टिम के रूम का नंबर निकाला। मैनेजर ने वापस आकर बताया होटल में सभी गेस्ट सेफ हैं। ह्योजन ने कोशिश की वो खुद विक्टिम के कमरे में जाए मगर गेस्ट की प्राइवेसी की वजह से होटल वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। ह्योजन ने पूछा अगर किसी गेस्ट को इमरजेंसी हो तो वो स्टाफ को किस तरह बुला सकते हैं। मैनेजर ने बताया एक इमरजेंसी बटन दबाना होता है जिससे अलार्म बजता है। जिस कमरे का अलार्म बजा वहाँ किसी स्टाफ के मेंबर को भेजकर पता लगाया जाता है। ह्योजन समझ गई उसे क्या करना है। शिंजे तेजू के साथ ऑफिस में थी। देखा तेजू की हॉबी है ग्लास जार में छोटे छोटे पौधे उगाना। शिंजे काफी इम्प्रेस हुई। पूछा इन्हें तुम कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाते हो। तेजू ने बताया मैं एक चिपचिपा पेपर अंदर रखता हूँ, कीड़ों को इस ट्रैप के बारे में पता भी नहीं चलता और इससे चिपक जाते हैं। तभी ह्योजन की कॉल आई। उसे विक्टिम के बारे में बताया। शिंजे ने तेजू की मदद मांगी क्योंकि उसकी कंपनी एक IT कंपनी है, बहुत से लोगों को सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। मैगन होटल में इनका ही बनाया हुआ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर चलता है। ह्योजन ने विक्टिम के रूम का नंबर बताया। तेजू ने बड़ी आसानी से होटल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके विक्टिम के कमरे का सिक्योरिटी अलार्म ऑन किया। इमरजेंसी अलार्म बजने पर अब होटल वालों को कमरा खोलकर चेक करना पड़ेगा। ह्योजन जाने को तैयार हुई तभी उस लड़के ने रोका। कहा सिर्फ स्टाफ के लोग ही अंदर जा सकते हैं, स्टाफ के अलावा सिर्फ पुलिस वालों को जाने की इजाजत है। उसी वक्त सुनग्यो आया। ये कमरे की तरफ बढ़े। लड़के ने ऐप में से VIP 38 को इमरजेंसी मैसेज भेजा। कमरे में लड़की क्रिटिकल कंडीशन में मिली। रायोंग जेयोल के घर के बाहर योनही का इंतजार कर रही थी। वो सब अपने साथ ले जाएगी। तभी योनही ने मैसेज करके बताया जेयोल घर वापस आ चुका है, थोड़ा इंतजार करना। जेयोल घर वापस आया। पता चला उसकी बेटी घर पर नहीं है। अब योनही से खुलकर बात कर सकता है। पूछा क्या रायोंग के साथ मिलकर मेरा डेटा चुराने की कोशिश कर रही हो। तुमने अभी तक डेटा नहीं चुराया वरना रायोंग अभी तक इतनी खामोश न रहती। योनही ने अनजान बनने की कोशिश की। जेयोल ने बालों से पकड़ के घसीट कर अंदर ले गया। बाहर खड़ी रायोंग को मैसेज आया मुझे बचाओ। सेफ्टी के लिए टेजर गन लेकर जेयोल के घर में आई। जेयोल वेलकम करने के लिए पहले से खड़ा था। उसका डर रायोंग की आंखों से पता चल रहा था। पार्क में जेयोल की बेटी अपनी दोस्त मिन्सू से मिली। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।